गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज की हमारी एक बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। ये एक मैराथन क्लास रहेगी। पॉलिटिकल साइंस जो है भारतीय संविधान के जो अब तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ इकट्ठे करके लिए गए हैं और इन क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो अपनी कॉपी पेन अपने साथ ज़रूर रखिए और जो फैक्ट आपको इस पीडीएफ के अलावा नया मिले उसको ज़रूर नोट कर लें। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। साथियों, क्लास के अंदर आज पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो एक संविधान सभा ने किया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। साथियों, यहाँ से अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन से देश का था? तो साथियों, विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का था और अमेरिका का जो संविधान बनाया गया था उसके लिए 1787 से लेकर और 1789 तक वहाँ की संविधान सभा ने काम किया था और जो संविधान सभा बैठी थी उसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जो सम्मेलन हुआ था वो फिलाडेल्फिया के अंदर सम्मेलन हुआ था। तो विश्व की पहली संसद कहाँ पर बैठी थी? अमेरिका के अंदर, जिसने लिखित संविधान का निर्माण किया अमेरिका का 1787 से 1789 को किया गया था। तो विश्व का पहला लिखित संविधान भी पूछे तो अमेरिका का है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत का जो संविधान था उसको कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। साथ ही जो ये कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च और 1946 को भारत भेजा गया था और इस कैबिनेट मिशन योजना जो है इसको प्रकाशित किया गया था वो सर 16 मई को और 1946 में इसको प्रकाशित किया गया था। साथियों, बात क्या थी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो ब्रिटेन के अंदर संसद जो है उसका कॉमन सभा जो उसके लिए आम चुनाव करवाए गए थे और आम चुनाव के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंसेंट चर्चिल की सरकार हार गई, यानी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और एक नई पार्टी वहाँ पर चुनाव जीत कर आई जो थी लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी जो थी इसके अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया क्लीमेंट एटली को और उसी क्लीमेंट एटली ने ये कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। साथियों, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 यानी 389 सदस्य होने थे। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी सदस्य कौन थे? एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सभी सदस्य कौन थे। ए ऑप्शन में दे दिया कि निर्वाचित सदस्य थे, बी ऑप्शन में दे दिया कि मनोनीत सदस्य थे, इसमें निर्वाचित कर दिया यानी इलेक्टेड मेंबर थे और मनोनीत कर दिया नॉमिनेटेड मेंबर थे और सी ऑप्शन के अंदर दे दिया ए और बी यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। तो संविधान सभा के सभी सदस्य जो थे वो निर्वाचित भी थे और संविधान सभा के सभी सदस्य उनमें से कुछ सदस्य मनोनीत सदस्य भी थे। साथ ही निर्वाचित सदस्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 389 सदस्यों में से 296 सदस्य निर्वाचित थे, लेकिन ये निर्वाचित सदस्य थे इनमें से 292 तो ब्रिटिश भारत से थे और 4 सदस्य जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत, और ये कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे? साथियों, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। एक तो कमिश्नरी प्रांत जो था वो दिल्ली और दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो है ये अजमेर मेरवाड़ा दूसरा था और तीसरा जो था वो कोगुडू कह सकते हैं, कुरुक कह सकते हैं जो कर्नाटक के अंदर आज के दिन है और चौथा जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय थे, इनके लिए भी चुनाव करवाए गए थे जिसमें निर्वाचित सदस्य आए थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे? तो मित्रों, कैबिनेट मिशन योजना के अंदर टोटल सदस्य जो थे वो कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में से जो पैथिक लॉरेंस एक सदस्य था, अगला क्वेश्चन दे भी रखा है, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? तो पैथिक लॉरेंस जो थे, पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष बनकर आए थे। 3 सदस्यों में से कौन थे ये? अध्यक्ष बनकर आए थे। और एक सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, एवी अलेक्जेंडर है। इनको याद करने के लिए एक छोटा सा शब्द है पास। आप एग्जाम देंगे तो आप भी उम्मीद है सभी के सभी यही सोच रहे होगे कि मैं एग्जाम के अंदर पास हो जाऊं, मेरी जॉब लग जाए। तो पी से बन जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से बन जाएगा स्टैफर्ड क्रिप्स बन जाएगा। ये 3 सदस्य थे।
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो मित्रों संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर अध्यक्षता किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई सारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंदर पहली बैठक के अध्यक्ष थे और ये अंतरिम अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और इनको जो प्रस्ताव दिया गया था, तो किनके प्रस्ताव पर इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी ने प्रस्ताव दिया था, उनके प्रस्ताव पर इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। साथियों संविधान सभा के अंदर बोलने वाले पहले वक्ता कौन थे? तो मेरे मित्रों संविधान सभा में बोलने वाले पहले वक्ता भी जे.बी. कृपलानी थे। मेरे मित्रों एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, कई सारे साथी पजल हो जाते हैं, संविधान सभा का प्रवक्ता कौन था? तो संविधान सभा का जो प्रवक्ता कौन था, स्पोक्समैन जो थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर जो प्रवक्ता थे, स्पोक्समैन थे, वो थे। वक्ता का मतलब है जो एक बात, किसी भी बात को बोलने के लिए अपने विचार रख दे, जो भी भाषण कर दे, तो वो वक्ता हो जाएगा एक समय के लिए। लेकिन प्रवक्ता वो होगा जो उस बैठक के अंदर जो चीज़ें प्रस्तुत करेगा वो एक ऑथेंटिक तरीके से करेगा और उसकी पूरी छानबीन करके, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो उस बात को रखेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उस विधान सभा के अंदर प्रवक्ता के रूप में रहे हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अंदर स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे मित्रों संविधान सभा के अंदर जब पहली बैठक हुई थी ना, सच्चिदानंद सिन्हा जिसके अंदर अध्यक्ष बने थे, ये अलग बात है कि वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इसी बैठक के अंदर उन्होंने एक व्यक्ति का नाम सुझाया था, जिसको संविधान सभा के अंदर उपसभापति जो है वो बनाया गया था। इसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा ने सुझाया था, फ्रैंक जे एंथोनी। कौन था? फ्रैंक जे एंथोनी। मेरे मित्रों फ्रैंक जो एंथोनी थे, ये हमारी लोकसभा के अंदर 8 बार एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जो हैं वो बन चुके हैं। 8 बार फ्रैंक जे एंथोनी ये रह चुके हैं आंग्ल भारतीय। और संविधान सभा का जो दूसरी बैठक थी, इसके बाद संविधान सभा के अंदर उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो मेरे मित्रों संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक उपाध्यक्ष का नाम था H.C. मुखर्जी। मेरे मित्रों कई जगह इनका नाम मिलता है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। और दूसरे व्यक्ति जो थे वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी जो हैं, ये संविधान सभा के अंदर 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन कितने चरणों में हुआ था? संविधान सभा का गठन जो है 3 चरणों के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? संविधान सभा के सदस्य जो थे वो मनोनीत भी हुए थे, सदस्य निर्वाचित भी हुए थे। जो सदस्य मनोनीत निर्वाचित हुए थे वो प्रांतों के विधानमंडलों के द्वारा तो निर्वाचित किए गए थे, और जो देशी रियासतें थी वहाँ के शासकों के द्वारा इनको मनोनयन किया गया था, इनका नॉमिनेशन किया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? मेरे मित्रों जो ये क्वेश्चन है यहाँ, ये अक्सर कई सारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया है। जबकि संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी, इधर लिख देते हैं 9 दिसंबर को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हुई थी, तीसरी 11 को हुई थी, चौथी 12 को, पांचवी 13 को। जबकि अक्सर पेपर के अंदर जो वनडे एग्जाम होते हैं इनके अंदर अक्सर ये तारीख जो है 11 वाली, इसी को दूसरी बैठक मान लिया जाता है। जबकि दूसरी बैठक तो 10 तारीख को भी हुई थी, और ये लगा लो 10 ऑप्शन में नहीं मिलता इसलिए 11 होता है। लेकिन वनडे एग्जाम के अंदर जो एसएससी है, रेलवे है और स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें अक्सर यही ऑप्शन मिलता है कि बैठक इसी तारीख को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। मेरे मित्रों तीसरी बैठक के अंदर एक महत्वपूर्ण बात हुई थी, वो महत्वपूर्ण बात क्या थी? अगला क्वेश्चन जो है इसी बात को लेकर है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, संविधान सभा में किसके द्वारा रखा गया था? मेरे साथियों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो इसी 13 दिसंबर की बैठक को रखा गया था। और जो 13 दिसंबर की बैठक को रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उद्देश्य प्रस्ताव, इस बैठक को पारित नहीं हो पाया था। अक्सर पेपर वाला ये क्वेश्चन पूछता है कि पारित कब हुआ था। एक क्वेश्चन छोड़ के इसका आंसर ये दे भी रखा है, 22 जनवरी को पारित हुआ था। तो 22 जनवरी 1947 को जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है पारित हुआ था। तो संविधान सभा में रखा किसने था उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।
उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया था? 13 दिसंबर की बैठक को रखा गया था। ये तीसरी बैठक है। एक्चुअल के अंदर संविधान सभा की वो 5वीं बैठक थी, लेकिन एग्जामिनर जो है 9 तारीख की बैठक को, 11 तारीख की बैठक और 13 तारीख, इन बड़ी बैठकों के अंदर जो जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी उसको लेकर अक्सर इसको पहली तारीख मान लेता है, पहली बैठक, इसको दूसरी बैठक बोल लेता है, इसको तीसरी बैठक बोल देता है। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो नेहरू और पटेल जो है संविधान सभा के अंदर केंद्र बिंदु के रूप में इनको माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा के जो है चुनाव हुए थे। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिला थी। अगर मित्रों आपसे प्रश्न ये पूछ ले साथियों कि पहली बैठक के अंदर कितने सदस्य आए थे, तो पहली बैठक के अंदर 207 सदस्य आए थे। मेरे मित्रों अगर आपसे ये पूछ ले पहले सत्र के अंदर कितने सदस्य आए थे, तो पहले सत्र के अंदर 211 सदस्य आए थे। साथियों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 15 में से 9 महिलाएं जो है वो पहली बैठक में आई थी। यहाँ अक्सर पजल मत होना, पहली बैठक का जिक्र किया जाए तो ये 9 दिसंबर वाली बात हो रही है यहाँ पर कि 9 दिसंबर को कितने सदस्य आए थे, तो 207 सदस्य आए थे। पहला जो सत्र चला था, सेशन जो चला था, वो सेशन 9 जनवरी से लेकर और 23 दिसंबर तक चला था। तो 9 जनवरी से लेकर 23 दिसंबर तक कितने सदस्य आए थे संविधान सभा में? 211 आए थे। और पहली बैठक के अंदर जो 9 दिसंबर को हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने जिसकी अध्यक्षता की थी, अस्थायी तौर पर ही की थी, तो उस दिन 9 महिलाएं भी आई थी। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो संविधान सभा के परामर्शदाता BN राव थे। इनका नाम था बेनिगल नरसिंह रामाराव जो थे, इनका नाम था। साथियों ये एक ICS अधिकारी थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और संविधान का बहुत अच्छा कानून के विधि के बहुत सारे जानकार थे। और भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है, हेग नीदरलैंड में, उसमें भारत की तरफ से पहला न्यायाधीश जो बना था, पहला जज जो बना था, तो कौन बना था? BN राव बने थे। संविधान सभा में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा में भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। मेरे मित्रों यहाँ से एक क्वेश्चन और पेपर के अंदर पूछा जाता है कि संविधान सभा के अंदर जो प्रस्ताव रखा गया था कि झंडे को शामिल करना चाहिए, तो ये झंडे को शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो रखा गया था वो पंडित गोविंद मालवीय के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित गोविंद मालवीय ने एक प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। जो प्रस्ताव रखा था उसी प्रस्ताव की बदौलत 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप फैक्ट सारे के सारे लिखते चले साथियों, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। और थ्योरी की क्लास जब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो और विस्तार से इन्हीं चीज़ों को और भी विस्तार से जानेंगे। संविधान सभा की अंतिम दिन किस दिनांक को था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था। मेरे मित्रों यहाँ अक्सर 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संविधान सभा जो थी जिसने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। साथियों जब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की जब बात आती है तो वो 26 नवंबर तक ही तारीख को कैलकुलेट किया जाता है। और जब हम 25 या 24 जनवरी की बात करते हैं, यहाँ 24 जनवरी 1950 की, तो संविधान सभा ने 3 वर्ष 1 महीना और साथियों 16 दिन काम किया था। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो अंतिम बैठक हुई थी, किस तारीख को हुई थी? 24 जनवरी। इस 24 जनवरी वाले दिन भी साथियों 24 जनवरी वाले दिन भी 2 सदस्यों ने संविधान सभा के अंदर शपथ ली थी, 2 सदस्य और शामिल हुए थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। साथियों तो अगर आप राज्यसभा की साइट पर चेक करते हैं तो वहाँ 11 मिलता है। हर 11वां जो मिलता है वो 26 नवंबर 1949 तक जो है आपके 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन अगर इसमें 24 जनवरी 1950 भी जोड़ दिया जाए तो एक अधिवेशन भी बढ़ जाता है। और ये अधिवेशन जो था ये एक ही दिन चला था, तो इसकी बैठक एक दिन हुई थी, इसका सत्र एक दिन हुआ था, ये अधिवेशन एक दिन हुआ था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण में हेतु कितनी बैठकें आयोजित की थी? तो 167 बैठक इसने आयोजित की गई थी।
भारतीय संविधान बल देता है, किस पर बल देता है भारतीय संविधान? संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय के ऊपर बल देता है। प्रारूप समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? साथियों, प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसको, और इसी समिति का एक और नाम मिलता है, मित्रों लिख लेना, आप एग्जाम के अंदर आता है मसौदा समिति, कि मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारा एक ही है। और इसी का कई जगह पर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता होगा कि पांडुलेखन समिति भी इसी का नाम है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहे, मसौदा समिति कहे, प्रारूप समिति कहे, एक ही बात है, एक ही समिति थी। ये नियुक्ति प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? सत्यनारायण सिन्हा ने प्रस्ताव पेश किया था। संविधान का प्रारूप जो तैयार हो गया था, तो सत्यनारायण सिन्हा ने कहा कि इस प्रारूप के लिए एक समिति बनाई जाए, जो प्रारूप समिति होगी, जो इस संविधान को एक प्रारूप के ऊपर चर्चा करेगी। तो संविधान का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मेरे मित्रों, मैं यहाँ से आपके साथ एक क्वेश्चन और साझा करूँगा, यहाँ नीचे लिखता हूँ। संविधान सभा का जो ये प्रारूप समिति बनाई गई थी, प्रारूप का मतलब ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो इसके लिए एक समिति बनी थी, प्रारूप समिति। मेरे मित्रों, प्रारूप समिति के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इनको सदस्य भी नियुक्त किया गया था 30 अगस्त 1947 को, और इसी दिन प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी। मेरे मित्रों, गठन की बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। पहली बैठक की बात की जाए, इसके सदस्य जो थे, इसका अध्यक्ष जो था, वो 30 अगस्त 1947 को जो था, उसका सर्वसम्मति से निर्वाचन किया गया था। जो भी 7 सदस्य थे, वो सभी 7 सदस्यों का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ था। प्रारूप समिति जो है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। मेरे मित्रों, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बस क्वेश्चन को जल्दबाजी में ना पढ़ें। क्वेश्चन को आसान लगे तो ये सोच लेना उस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, इतना आसान मान के उसको एकदम से जल्दबाजी में ना करें, सिली मिस्टेक्स ना करें। प्रारूप समिति में अंबेडकर के सिवा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिवाय कितने सदस्य थे? तो साथियों, टोटल सदस्य थे 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, तो 6 सदस्य और बच गए। यही क्वेश्चन पूछा गया था, और कई बार ऑप्शन के अंदर ऐसा मिल जाता है, तो आप वहां जल्दबाजी में 7 को निशान ना लगाएं, आप 6 मान के चलें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा तो 6 ही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला दे तो ही तो 7 बने थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। संविधान सभा की समितियों में सबसे पहली समिति में महिला सदस्य कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख थे। ये जो हमारा जो आरबीआई बना था, तो आरबीआई के जो भारतीय गवर्नर जनरल थे सीडी देशमुख, तो सीडी देशमुख की पत्नी है ये, सीडी देशमुख की पत्नी दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा के अंदर संविधान की कुल कितनी प्रतियां रखी गई थी? मेरे मित्रों, संविधान सभा के अंदर संविधान की 3 प्रतियां लिखी गई थी। मेरे मित्रों, यहाँ से नीचे देखना, 3 प्रतियों के अंदर जो है, 3 प्रतियां जो थी, वो 3 प्रतियों में एक इंग्लिश की थी, एक इंग्लिश की थी, दूसरी इंग्लिश की, एक हिंदी की। तो ये प्रतियां उसके अंदर लिखी गई थी। साथियों, ये प्रतियां जो थी, ये 3 लिखी गई थी। तो इनमें जो है संविधान का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि संविधान को लिखा किसके द्वारा गया था, तो अक्सर मेरे साथी मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा था। साथियों, लिखने का जो काम किया था प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, इन्होंने संविधान को लिखा था। संविधान के ऊपर साथियों जो कलाकृति की गई थी, जैसे जो संविधान का ये संविधान बना था, उसकी प्रतियां बना दी, एक इंग्लिश में बना दी, दूसरी इंग्लिश में, और एक जो इंग्लिश में बनी थी उसके बॉर्डर के ऊपर यहाँ चित्रकारी की गई थी, और वो चित्रकारी की गई थी और नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। मित्रों, नंदलाल बोस जो हैं, इस नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। तो नंदलाल बोस जो है, ये वही नंदलाल बोस है जिन्होंने भारत रत्न पद्म भूषण के जो डिज़ाइन तैयार किया गया था, वही नंदलाल बोस है। संविधान सभा की प्रतियां किस भाषा में थी? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में थी। अंग्रेजी की 2 थी, हिंदी की 1 थी। भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? आंशिक रूप से पार्सली जो लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। मेरे मित्रों, इस दिन 16 अनुच्छेद भी लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे।
भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। मेरे मित्रों, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कई जगह पर आपको अगर 15 मिल जाए तो 15 अनुच्छेद नहीं थे, वो 16 अनुच्छेद थे, 15 को काट के उसको 16 बना देना, बहस मत करना उस पर। संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अय्याज रसूल जो हैं, तो ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो एनी मस्करीनी थी। एनी मस्करीन जो थे त्रावणकोट जो कोच्चि के अंदर थी, वहाँ देशी रियासत थी, ये आई थी। कैथोलिक ईसाई पहली महिला या कैथोलिक ईसाई या देसी रियासतों से थी ये। और एक नाम और भी याद रखना साथियों आपको, दाक्षायणी। साथियों दाक्षायणी, एक बार दाक्षायणी, दाक्षायणी। वेलादुयन, ये नाम याद रखना साथियों। संविधान सभा के अंदर एकमात्र दलित महिला जो थी, एकमात्र दलित महिला जो थी वो कौन थी? दाक्षायणी वेलुदुयान। भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात मित्रों 2:3 है। साथियों आप कहेंगे 3:2 है, कोई साथी के मन में आए तो मित्रों ये ध्यान रखना, लंबाई ये वाली है, चौड़ाई ये है। अगर आपसे लंबाई चौड़ाई पूछे तो आप 3:2 कर देना, आपसे चौड़ाई लंबाई पूछे तो 2:3 कर देना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में 3:2 और 2:3 दोनों मिलेंगे। रट्टाफिकेशन कर रखा है 3:2 का तो आपका आंसर गलत होने के चांस हैं, अगर चौड़ाई पहले पूछ दी तो। भारत सरकार के राज चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 के। और सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है ये प्रतीक राज चिन्ह का है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया था? मेरे मित्रों, सत्यमेव जयते जो है देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत राष्ट्रगान जो हिंदी संस्करण है, संविधान सभा ने कब अपनाया गया था इसको? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और मेरे मित्रों, इसी अंतिम बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति जो है, ये पहला राष्ट्रपति भी जो है इनको निर्वाचित किया गया था इसी संविधान सभा के अंतिम बैठक के अंदर। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड जो है हमारा राष्ट्रगान है, जनगण मन। भारत के या संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होगी, ये प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? ये प्रसिद्ध कथन दिया था GV पंत ने, गोविंद वल्लभ पंत ने दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान का शिल्पीकार कौन कहलाता है? तो BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पीकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स जो है इन्हीं का था। साथियों ये भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने ऐसा कहा था कि भारत का संविधान जो है भारत की जनता को तो समझ में नहीं आता, भारत की जनता को वो समझ में नहीं आता तो वो किसकी है? वकीलों की एक दुकान है, वकीलों के लिए स्वर्ग का काम कर रही है। भारतीय संविधान ने उद्देशिका के विचार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। साथियों यहाँ क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, उद्देशिका जो है की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मेरे मित्रों पहली लाइन जो है, पहली लाइन से तो अमेरिका का संविधान के अंदर दिखाई देता है। और अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले तो आपको जब ये शेष भाग जो मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है उद्देशिका किस देश के संविधान से ली गई है? शेष लाइनों से जो भाषा जो दर्शाई गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दिखाई देती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका पर किस भारतीय संविधान का प्रभाव है? किस विदेशी संविधान का प्रावधान है? अमेरिका का। विश्व के सबसे व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है। भारत के संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में आज इन 395 के बाद जो इनके सब क्लोज हैं 1 से लेकर 395 टोटल जोड़ दे तो भाई 450 प्लस हो चुके हैं, ये 450 प्लस आज के दिन हो चुके हैं। अमेरिका के संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। उस संविधान के अंदर केवल और केवल 7 संशोधन हुए हैं। और आप 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो श्रीलंका के अंदर जैसे चल रहे हैं ना राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका के अंदर 23वां संविधान संशोधन किया जाना है। बस ये आइडिया लगा के चले एक बार।
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अलेक्जेंड्रोविच है। भारतीय संविधान में उद्देश्य का किस भाव को स्पष्ट करती है? संविधान का आदर्श और उद्देश्य जो है उस उद्देश्य का प्रस्तुत करती हैं। उद्देशिका को हम मेरे मित्रों प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं इसको, प्रियम्बल। उद्देशिका संविधान का मुख्य आधार है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में की गई थी? केशवानंद भारती। 1973 के अंदर केशवानंद भारती के ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जजमेंट आई थी। 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जजों ने 7:6 से फैसला दिया था। 6 वो जो थे जो केशवानंद भारती के फेवर में थे, 7 जज वो थे जो भारत सरकार के फेवर में थे। केशवानंद भारती इस वाद के अंदर हार गए थे। केशवानंद भारती जो हैं के केरल के अंदर मठाधीश हैं, इनकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। कई एकड़ के अंदर इनकी ज़मीन थी, उसका अधिग्रहण कर लिया गया था और इसलिए कोर्ट के अंदर चले गए थे। एस एम सिकरी जो हैं उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। एस एम सिकरी, एस एम सिकरी, एस एम सिकरी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में वैधानिक संप्रभु कौन है? तो भारत में वैधानिक संप्रभु कौन है? जनता है। और अगर आप प्रियम्बल प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रियम्बल को पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं उद्देशिका को, तो उसके अंदर लिखा गया था हम भारत के लोग। क्या लिखा गया है साथियों? हम भारत के लोग। तो भारत में सुप्रीम कौन है? तो हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब जनता सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आदर्श या श्रेष्ठ आभूषण कौन सा है? तो उद्देशिका है, प्रियम्बल जो है। उद्देशिका का वह शब्द कौन सा वह शब्द स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राज्य नहीं होगा, गणतंत्र। साथियों भारत जो है, भारत एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है। भारत एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है। भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और भारत का राष्ट्रपति जो वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत क्या है? गणतंत्र है, रिपब्लिक है। सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह परिभाषा प्रस्तावना के किस भाग लक्षण को प्रकट करती है? राजनीतिक न्याय को प्रकट करती है। साथियों प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आप पूरा लिख लेना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। सबसे पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। संपूर्ण संविधान सार संग्रह एवं दर्शन जो वह दीपक है जो आने वाले कल को मार्गदर्शित करेगी, ऐसी क्या व्यवस्था है? उद्देशिका है, प्रियम्बल है। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? साथियों 1 बार हुआ है, पहली बार और अंतिम बार यानी एक ही बार हुआ है। और वो कब हुआ था? 1946 के अंदर हुआ था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उसके लिए पहली बार संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को हुआ था। और इसमें प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया था और संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए थे। और कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। संविधान के अंदर मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? मूल प्रस्तावना में जो है वो कौन से शब्द नहीं थे? तो मूल प्रस्तावना में समाजवाद नहीं था, पंथनिरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता नहीं था। ये 1976 में जुड़े थे, जो 1977 की 3 जनवरी को लागू हुआ था। तो ये मूल संविधान के भाग नहीं थे, तीनों शब्द जो हैं। उद्देशिका में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में जोड़े गए थे। साथियों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही बार जब संशोधन हुआ था करीब करीब 55-58 के आसपास जो अनुच्छेद प्रभावित हुए थे। और उस समय देश के में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी की प्रधान में रक्षा विभाग को जो डील कर रहे थे सरदार स्वर्ण सिंह, उनकी सिफारिश से 42वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान की उद्देशिका संविधान की राजनीतिक कुंडली है, कथन किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था। साथियों के.एम. मुंशी जो थे ये उद्देश्य जो कहते हैं प्रारूप
प्रारूप समिति जो थी, इस प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के अंदर जो 7 सदस्य थे उनमें से एकमात्र कांग्रेसी सदस्य का अगर जिक्र किया जाए तो कौन थे? के मुंशी थे। J.R. शिवाच के अनुसार उद्देशिका को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया है। उद्देशिका संविधान के आदर्शों आकांक्षाओं को बताती, किसका कथन है? न्यायाधीश सुब्बाराव, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या उद्देशिका को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता। यानी उद्देशिका को चैलेंज न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था? सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में। यानी प्रथम अधिवेशन जो था 9 दिसंबर से लेकर और 23 दिसंबर तक चला था। ये भारत के संविधान की न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रक्रियात्मक उपलब्धि कौन सी? सर्वानुमति से फैसले लेने के प्रति संविधान सभा की दृढ़ता जो है। संविधान सभा ने जितने निर्णय लिए हैं वो स्वविवेकी निर्णय लिए हैं। और भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना से संघात्मक लगता है परंतु आत्मा से एकात्मक है। संरचना से देखा जाए तो भारत का संविधान संघात्मक है, फेडरलिज्म है। और भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर है, भारत का संविधान लचीला है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। संविधान देखा जाए तो 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो पहला प्रकार का होता है वो इसमें लचीला लिख लो एक बार। लचीला होता है, कठोर संविधान होता है, मिश्रित संविधान होता है। ठीक है, तो लचीला संविधान कौन सा देश का संविधान? जिसमें अमेंडमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। कठोर संविधान जिसमें अमेंडमेंट करना पॉसिबल तो है लेकिन इतना जल्दी उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। मिश्रित संविधान जैसे भारत का संविधान है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, कठोर प्रक्रियाओं से। कुछ ऐसे हैं कि वो आसानी से हो सकते हैं। तो भारत के संविधान में दोनों ही गुण मिलते हैं, कठोर लचीला का। मिश्रित संविधान है भारत का संविधान। भारतीय संविधान का गणतंत्र, क्योंकि इसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष का प्रावधान है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द, देखो प्रस्तावना में लिखा हुआ है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। यानी अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पूरा लिखता हूँ, हम भारत के लोग। कौन? वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने हेतु, आगे आगे लिखा हुआ है। तो भारत की संविधान की पहली जब लाइन देखते हैं तो इस पहली लाइन में देखो भारत शब्द यहाँ मिलता है, भारत शब्द यहाँ मिलता है। भारत शब्द 2 ही बार दिखाई देता है दोनों पहली लाइन में, तो 2 बार भारतीय शब्द का उल्लेख किया गया है। संविधान में उद्देशिका नागरिकों को किन न्याय की गारंटी देता है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख जो है वो मिलता है। भारतीय संविधान के किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार जो है इन पर अधिक बल दिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? मौलिक संविधान भारत के संविधान का भाग 3 में है। और मौलिक वैसे साथी यहाँ पर मूल शब्द लिखा हुआ संविधान के अंदर, तो बेर एक्ट में भी देखते हैं तो वहाँ मूल अधिकार लिखा हुआ है, मौलिक कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ शब्द लिखा हुआ ना फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, दोनों सिनोनिम्स हैं। तो इस किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं और ये टोटल मिला के कुल 24 अनुच्छेद हो जाते हैं। कितने अनुच्छेदों में दे रखा है? 24 अनुच्छेदों के अंदर दे रखे हैं मौलिक अधिकार। मेरे मित्रों, मौलिक अधिकार जो हैं इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के अंदर जो डाइसी था ना, रूल ऑफ दिल्ला, उन्हीं के थॉट से उठाया गया है। आपातकाल में नागरिक के मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो है ना आपातकाल के अंदर स्थगित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपका 21 कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा।
अनुच्छेद 20 आपसे छीना नहीं जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा अगर किसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन लग जाता, आपातकाल लग जाता है। मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंधित मुकदमों न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार में आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मूल अधिकारों का कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति करता है? अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत जो है, समानता का अधिकार। अस्पृश्यता जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। और मेरे मित्रों, ये अनटचेबिलिटी है, ये राज्य के विरुद्ध भी मिली हुई है, राज्य के विरुद्ध भी मिली हुई है, और व्यक्ति से व्यक्ति के, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी मिली हुई है। यानी राज्य भी किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भी भेदभाव या छुआछूत नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मेरे मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, वो आपसे कभी भी नहीं लिया जाएगा, आपातकाल में भी आपसे वापस नहीं लिया जाएगा, निलंबित नहीं होगा। बाकी सभी के सभी निलंबित हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? सभी निलंबित हो जाएंगे। मेरे मित्रों, अनुच्छेद 19 जो है इसको भी राष्ट्रपति निलंबित कर देगा। जो हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता है, वरना आज के दिन 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं उन सभी के ऊपर रोक लग जाएगी। किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों की तुलना नीति निर्देशक तत्वों से की है? एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। लागू कब हुआ था? 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है। सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों में कौन सी प्रवृत्ति है? तो ये है संसद। कौन सी है? संसद। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा लिया गया था? मेरे मित्रों, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है ये हमारे मौलिक अधिकार 19A के अंदर जो है, F जो थी इसके अंदर भी थी ये, कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, वहाँ से भी छोड़ दिया। और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 आता, इसके अंदर भी था। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया था। और वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 300A, अगले क्वेश्चन में दे भी रखा है, अनुच्छेद 300A यानी अनुच्छेद 300 के द्वारा ये क्या है? एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है वर्तमान के अंदर। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है। वैसे तो मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होते, राष्ट्रपति उनको सस्पेंड करता है। और अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः निलंबित हो जाता है, बाकी को राष्ट्रपति सस्पेंड कर देता है। और अनुच्छेद 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं होता। मौलिक अधिकारों के किस भाग में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, इनको कहा है। किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक अधिकार के रूप में मानी जाती है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, जो कि मौलिक अधिकार में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो उसी में आता है। और उसके अंदर भाग A जो है 19 का, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो पहली स्वतंत्रता हमारी है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन जो है वो है। भारत में मूल अधिकार समन्वय करने का प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। एक्चुअल में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो हम कहते हैं ना, राइट टू एक्सप्रेशन, तो इसी को जब अलग अलग समय पर हमारे संविधान के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था, तो उसी समय ये अनुच्छेद 19 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये भी यहाँ से निकल के आई थी। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में निहित है, क्योंकि इसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है ना सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जब भी आवश्यकता होती है व्याख्या कर देता है, क्योंकि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाद में हमारे अलग अलग जो केस गए हैं, वाद गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में उस समय बताया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? प्रस्तावना, प्रियम्बल को कहा जाता, उद्देशिका को। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का संघ जो है ये माना गया था। संविधान को भारत के संविधान में भारत को माना गया राज्यों का संघ। अच्छा ठीक है, ये अनुच्छेद 1 जो आएगा, अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का भाग 1 आएगा। इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आएंगे और इसी के अंदर दे रखा है ये राज्यों का संघ।
इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। यूनियन शब्द का प्रयोग है संघ के लिए, यहाँ फेडरेशन नहीं हुआ है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार हैं जिनको हम मूल अधिकार बोलते हैं, इन मूल अधिकारों को क्या कहा था? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया था। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार है संसद को है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित, साथियों ये किसी राज्य नहीं, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य का बंटवारा करके कोई दूसरा नया राज्य अस्तित्व में लेके आना है, तो इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? हमारी संसद को होगा। और संसद जो कानून बनाएगी वो कैसे बनाएगी? साधारण बहुमत से कानून बनाएगी मित्रों। कैसे बनाएगी? साधारण बहुमत से कानून बनाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हम आगे भी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भाई।